हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करेंगे हम हमारे 5th लेवल को, जिसमें हम बात करेंगे मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। रिमेंबर, इस पर्टिकुलर लेवल की बात की है तो यह लेवल आपका एक इंप्लीमेंटेशन लेवल होगा, जिसमें हम मेमोरी को मैनेज करने के अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। रिमेंबर, मगर इस पर्टिकुलर लेवल की बात किया तो इस लेवल में हम जो भी चीजों को सीखेंगे, अगर आप उन कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंटर्स कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको पॉइंटर्स के बारे में बताया है वो केवल एक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा कई अलग कंसेप्ट आने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर प्रीवियसली बात की जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का टाइप कैसे डिसाइड किया जाता है, एड्रेस क्या होता है। इसके अलावा हमने बात कही थी पॉइंटर्स अर्थमेटिक, एड्रेस को कैसे इंक्रीमेंट किया जाएगा, डिक्रीमेंट किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर पॉइंटर की बात की जाए तो पॉइंटर के अलग अलग टाइप होते हैं, जस्ट लाइक वॉइड पॉइंटर, नल पॉइंटर। मगर इसके अलावा कई अदर टाइप के पॉइंटर भी होते हैं, जस्ट लाइक वाइड पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर। ऐसे और भी कई कंसेप्ट हैं, मगर अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने अभी तक आपको उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, मगर वो आगे आएंगे। डन। तो अगर आप चाहते हो कि आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन या स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, इसके अलावा फंक्शन, अरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको डीप में समझना है तो आपको पॉइंटर्स पता होना चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक करो, इसको शेयर करो दूसरे स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे हम किसी भी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हैं। हमारा कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करने का नहीं है। डन। क्योंकि आगे जब आप कंपनीज के लिए जाओगे तो वहां पर आपको डीप कंसेप्ट ही काम आएंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज आपके काम नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट के साथ में, जिसे बोला जाता है मेमोरी एलोकेशन। रिमेंबर, देखिए अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं, मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या? मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी असाइंड करना। जैसे मान लीजिए आप कहां गए, मान लीजिए आप एक सिनेमा में गए, मान लीजिए कहीं मल्टीप्लेक्स में गए, और आपने वहां पर एक पेमेंट किया, 200 रुपए आपने पे किया, और उसके बदले में उसने क्या करा, आपको एक टिकट दे दिया। तो टिकट क्या है? वो टिकट आपको एक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है कि आप उस पर्टिकुलर मेमोरी, उस पर्टिकुलर सीट पे जाकर बैठ सकते हो। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो मेमोरी एलोकेट की गई है। डन। तो नॉर्मली जब भी अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर कराना होता है तो उस डेटा को स्टोर कराने के लिए आपको सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? मेमोरी की। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने आपके प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिए इंटीजर x। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास यहां पर एक 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी, और इस मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा? x। मतलब सिंपल वर्ड में बात की जाए तो यहां पर आपका जो x वेरिएबल है, उस x वेरिएबल को ओवरऑल मिलाकर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई है। x जो होगा वो इस मेमोरी का यूज करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। डन। अब यहां पर किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? मेमोरी की। मगर मेमोरी अगर आप एलोकेट करना चाहते हो किसी भी डेटा के लिए तो मेमोरी एलोकेट करने का केवल यही तरीका नहीं होता है। इसके अलावा भी मेमोरी को एलोकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है जिसे बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसको समझने के पहले आपको यहां पर सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या होता है। अभी की बात की जाए तो मैं अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर कंसेप्ट का एक समय होता है। अगर मैं यहां पर एक कंसेप्ट के ऊपर जाता हूं जिसको बोला जाता है ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल, अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात की जाए तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, ग्लोबल स्कोप क्या होता है और लोकल स्कोप क्या होता है। डन। तो अभी अपन सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मगर आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास कितने मेमोरी एरियाज अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है। डन। ये कंप्लीट आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, और इस कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो इस कंप्यूटर मेमोरी को नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी अलग एरिया होते हैं। अगर आप जावा लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पर 5 एरियाज होते हैं, मगर अभी की बात करें तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल मिला के यहां पर 4 मेमोरी एरियाज अवेलेबल है। डन।
पहला एरिया होता है जिसे बोला जाता है कोड इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम का एक कोड होगा और उस कोड में कई इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन प्रोसेस को बताएंगे कि आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे वर्क करेगा। तो आपके कोड के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, सेव होते हैं। डन। मगर एक चीज ध्यान रखना, पूरा का पूरा कोड सेव नहीं होता है। आपके कोड का वो हिस्सा यहां पर सेव होता है जो कि करंटली एग्जीक्यूट होने जा रहा है, जिसको करंटली वर्क करना है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, आपका प्रोग्राम हो सकता है कि हजारों लाइन का हो, लाखों लाइन का हो, तो भैया वो लाखों लाइन इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में सेव नहीं होंगी। केवल उन्हीं कंटेंट को यहां पर सेव किया जाएगा जो कि करंटली एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं। डन। तो यहां पर पहला मेमोरी एरिया क्या कहलाता है, कोड इंस्ट्रक्शन। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपका जो कोड होता है वो क्या होता है, एक तरीके से सेव होता है। बात खत्म। इसके अलावा एक मेमोरी एरिया और होता है जिसको बोला जाता है ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। नॉर्मली आपके प्रोग्राम में कई ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप ग्लोबल होता है। ग्लोबल स्कोप मतलब क्या, किसी वेरिएबल को अगर आप चाहते हो, किसी डेटा को अगर आप चाहते हो कि आप उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर पाओ, तो उसे बोला जाता है ग्लोबल स्कोप। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके घर की बात की जाए, आपने आपके घर में एक नया फ्रिज लाए हो। डन। क्लियर। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि वो जो फ्रिज है जो आप आपके घर में लेकर आए हो वो कैसा है, लोकल या ग्लोबल? लोकल। इसका मतलब लोकल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल मतलब लोकल स्कोप की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्रिज केवल आपके घर का है। रिमेंबर, आपके घर के बाहर उसको यूज नहीं किया जा सकता। जैसे ये आपका घर है और इस घर के अंदर आपने क्या करा, एक फ्रिज लाया, तो उसको यूज कहां करोगे, इस घर के अंदर। कोई बाहर वाला कोई दूसरा घर है और इस घर के अंदर ये वाला फ्रिज एक्सेस थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिज है वो इस घर का क्या है, लोकल है। बट मान लीजिए कि नगर निगम की बात करें, नगर निगम ने क्या करा, एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के बीच में एक नया बोरिंग या फिर मान लो एक हैंडपंप खुलवा दिया। तो ये जो हैंडपंप यहां पर है वो किसका है, वो किसी एक मकान का है? नहीं। तो यहां पर ये जो हैंडपंप है ये इसको ये वाले घर वाले भी यूज कर सकते हैं, यहां पर भी यूज किया जाता है और यहां पर भी यूज किया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो यहां पर क्या बोला जाएगा कि जो हैंडपंप है वो कौन से स्कोप में है, वो एक ग्लोबल स्कोप में है। डन। और जो फ्रिज है वो कैसे स्कोप में है, लोकल स्कोप में। तो यहां पर ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। मगर आपके प्रोग्राम में आपके जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। डन। इसके अलावा हमारे पास यहां पर एक मेमोरी एरिया और होता है जिसे बोला जाता है स्टैक। अब स्टैक की बात किया तो एक चीज ध्यान रखना, आपके किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेमोरी एरिया होता है वो होता है आपका स्टैक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्टैक मेमोरी एरिया की बात की जाए तो स्टैक वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आएगा तो आप सोचोगे कि सर क्या ये स्टैक वही स्टैक है जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। अब कई स्टूडेंट की बात की जाए तो हो सकता है कि उन्होंने पहले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हो। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया की बात की जाए तो इसका जो बिहेवियर है वो उसी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपको स्टैक का बिहेवियर पता है कि जो लीफो आर्किटेक्चर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर, वो अगर आपको क्लियर है तो आपको स्टैक मेमोरी आर्किटेक्चर को समझने में कोई इश्यू नहीं आएगा। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, स्टैक मेमोरी की बात करो, स्टैक मेमोरी का यूज कहां किया जाता है। स्टैक मेमोरी की बात की जाए तो स्टैक मेमोरी का यूज फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। फंक्शन कॉल्स। अब फंक्शन कॉल क्या होते हैं, स्टैक फ्रेम्स क्या होती हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में। बट अगर फंक्शन कॉल की बात करें, फंक्शन कॉल के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे बोला जाता है फंक्शन। मगर आपको अभी तक फंक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कैसे बिहेव करता है। तो अभी आपको मैं इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ज्यादा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, जब फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं उस टाइम पे इस कंसेप्ट को डिटेल में क्लियर करूंगा। डन। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एरिया की बात करो, इस पर्टिकुलर एरिया का यूज आपके लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लोकल वेरिएबल, लोकल डेटा। अब लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। डन। बट इसके अलावा इस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर मेमोरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी का यूज सबसे ज्यादा होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान।
आप कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, आपने एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा इंटीजर ए, तो उस स्टेटमेंट के बैकग्राउंड में स्टैक मेमोरी काम कर रही है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा प्रिंटफ, उसके बैकग्राउंड में कौन वर्क कर रहा है? स्टैक वर्क कर रहा है। तो हर स्टेटमेंट के बैकग्राउंड में आपकी स्टैक मेमोरी काम करेगी, ये बात ध्यान रखना। मगर इस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो ये मेमोरी एक लिमिटेड मेमोरी होती है। लिमिटेड मतलब क्या? छोटी। डन। सिंपली अगर बात करूं तो कई कंपाइलर में इस मेमोरी का जो साइज होगा वो क्या होगा? 64 KB। 64 KB एक बहुत छोटी मेमोरी होती है। एक चीज सोचिए, अगर आपने कोई सेल्फी ले ली, एक फोटो भी ले लिया है, तो उस फोटो का साइज कई बार MB में हो जाता है। यहां पर बात हो रही है केवल और केवल KB की, तो एक बहुत छोटी मेमोरी है। इवन कई कंपाइलर की बात की जाए, कई मॉडर्न कंपाइलर की बात की जाए, तो हो सकता है कि वो इसे मैक्सिमम 4 MB या मैक्सिमम 10 MB तक की मेमोरी प्रोवाइड कर दें, मगर इससे बड़ा इसका साइज नहीं होता है। तो ये एक बहुत छोटी, एक लिमिटेड मेमोरी होती है। इसके अलावा स्टैक मेमोरी के बारे में एक पॉइंट और आता है कि ये एक फास्ट मेमोरी है। तो ऐसा क्यों है? इन सारे कंसेप्ट को अपन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। डन। इसके अलावा हमारे पास में एक मेमोरी और होती है जिसे बोला जाता है हीप। अब फिर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर हीप की बात की जाए तो हीप के बारे में जैसे आप सुनोगे तो आपके माइंड में फिर आएगा कि सर क्या ये वो हीप डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? ध्यान रखना, हीप डेटा स्ट्रक्चर और हीप मेमोरी का आपस में रिलेशन नहीं है। डन। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब हीप मेमोरी की बात की जाए तो हीप एक लार्ज मेमोरी होती है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, तो भैया x एक छोटा सा वेरिएबल है, कितने बाइट की मेमोरी लेगा? मात्र 4 बाइट। आपने कोई डबल वेरिएबल डिक्लेयर करा, कितने बाइट की मेमोरी लेगा? 8 बाइट। मगर जब आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो या कोई ज्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उस प्रकार के डेटा को मैनेज करने के लिए आप किस मेमोरी का यूज करते हो? हीप मेमोरी का। यह बात ध्यान रखना। डन। अब हीप मेमोरी की बात की जाए तो इसके बारे में एक पॉइंट और होता है कि ये एक एक्सपेंडेबल मेमोरी है। एक्सपेंडेबल मेमोरी मतलब क्या? कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, तो आप चाहो तो आप इस मेमोरी के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। इवन आप इस मेमोरी के साइज को एक्सपैंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये एक तरीके की एक्सपेंडेबल मेमोरी, एक वेरिएबल मेमोरी, इसका साइज बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बट जब भी हमें बल्क अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना होगा, हम किसका यूज करेंगे? हीप मेमोरी का। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। आप जावा लैंग्वेज में जाओगे, आप पाइथन लैंग्वेज में जाओगे, तो जहां पर आपके जो अरेज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज होता है? हीप। डन। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल हमारे पास में 4 मेमोरी एरियाज होते हैं। एक एरिया जहां पर आपका कोड, आपके कोड इंस्ट्रक्शन सेव होंगे। दूसरा जहां पर आपके स्टोरेज क्लास वेरिएबल जस्ट लाइक एक्सटर्नल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और आपके ग्लोबल स्कोप वेरिएबल स्टोर्ड होंगे। इसके अलावा एक मेमोरी एरिया होता है जिसे बुलाता है स्टैक, जो कि आपके फंक्शन कॉल और साथ ही साथ आपके लोकल डेटा को मैनेज करने का काम करेगा। और एक मेमोरी एरिया होता है जिसे बुलाता है हीप, जिसका काम होता है आपके बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन करना। रिमेंबर, छोटे मोटे डेटा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनके लिए हीप मेमोरी का यूज नहीं किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर आपको मैनेज करना है तो आप किसका यूज करोगे? हीप का। डन। तो उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको चारों मेमोरी एरिया क्लियर होंगे। मैंने यहां पर केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, मगर अभी मैं आपको केवल और केवल 2 मेमोरी एरिया के बारे में बताऊंगा। एक होता है स्टैक और दूसरा होता है हीप। में ग्लोबल और स्टैटिक वैल्यूज को कैसे स्टोर किया जाता है, कोड इंस्ट्रक्शन को कैसे सेव किया जाता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा फंक्शन और स्टोरेज क्लास। डन। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपके माइंड में बैठा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में और स्टैक मेमोरी के बारे में। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा।
अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।